नमस्कार। हमारे बहुजन संवाद के लिए आज का ये दुखद क्षण है, इसमें हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ साहित्यकार, बहुजन की प्रखर आवाज प्रोफेसर चौथीराम यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने स्वस्थ जीवन व्यतीत किया। गाँव से लेकर के शहर तक और कोई मंच ऐसा नहीं था, जहाँ चौथीराम यादव की उपस्थिति दर्ज न होती रही है। और जिस मजबूती के साथ वो बहुजन की आवाज उठाते रहे, वो अपने आप में हम सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कल शाम 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने घर पर सांस ली और अंतिम समय तक वो अपने फेसबुक पर विद्रोही जी की एक पोस्ट कर रहे थे। माने सतत उनकी निर्माण प्रक्रिया, उनका पुस्तक लेखन, उनका फेसबुक पर ये सोशल मीडिया में, और कोई भी ऐसा मंच, कोई भी ऐसा आयोजन नहीं था जहां चौथीराम यादव को याद किया जाए और वहां न पहुंचे। 46 साल ये 86 वर्ष की आयु में भी वो बिल्कुल हम लोगों के लिए युवा थे, हम लोगों के साथ थे और हर वय के लोगों के साथ वो घुल मिल जाते थे। ऐसे साथी को आज हम विनम्र ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, 3 उपन्यासों के रचयिता और मेजर प्रोफेसर आनंद दीपायन जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपकी बात लेंगे। उसके पहले हम चलते हैं जनवादी लेखक संघ के क्रांति सचिव नलिन रंजन सिंह के पास। नलिन जी, आप चौथीराम जी को कैसे याद करें? नलिन जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय चौथीराम यादव जी के निधन पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जनवादी लेखक संघ की ओर से भी उन्हें नमन करता हूं। चौथीराम जी का जाना मेरे लिए न सिर्फ वैचारिक और साहित्यिक क्षति है, अपितु एक व्यक्तिगत क्षति भी है। चौथीराम जी से हम लोगों का बहुत पारिवारिक लगाव रहा है। मेरे बड़े भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे। दोनों बड़े भाई श्री नित्यानंद सिंह और डॉक्टर तुषार कांति सिंह, दोनों लोग वहां विश्वविद्यालय में छात्र है। मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया था। तुषार भैया पर उनका बहुत स्नेह था, अद्भुत स्नेह था, और उस कारण से चौथीराम जी से हम लोग बचपन से ही परिचित थे। मैं भाइयों में छोटा था, तो इसलिए बचपन से ही एक जुड़ाव रहा, घर पे आना जाना रहा। उनके परिजनों से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे। उनके जो बेटे हैं, और लखनऊ में तो मतलब हैं ही उनके परिजन, इसलिए लखनऊ भी वे आते रहते थे। यहीं पे मंजुला नवयुग महाविद्यालय में है, तो बहुत उनका आना जाना लखनऊ भी था। तो एक व्यक्तिगत स्तर पर भी उनसे जुड़ाव था। दूसरा यह था कि वैचारिक स्तर पर वे बाद में, शुरू में तो ठीक है वो दूसरी परंपरा के व्यक्ति रहे और काशीनाथ जी से उनकी दोस्ती भी रही, और इसके अलावा वे वैचारिक रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उन परम शिष्यों में से रहे जिन्होंने उस दूसरी परंपरा के रास्ते पर चलना शुरू किया था, जिसे नामवर जी ने चिन्हित भी किया। लेकिन बाद में, खास तौर से रिटायरमेंट के बाद, चौथीराम जी ने जिस तरह से एक प्रखर वैचारिक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से अपने को सामने लाने का काम किया, वो बहुत ही मानीखेज है। हाशिए के विमर्श को लेकर, खासतौर से उत्तर शती के हाशिए के विमर्श को लेकर के वे बहुत अधिक लिख रहे थे, बोल रहे थे। स्त्रियों और दलितों के आवाज को एक तरह से वे अपने पूरे लेखन में बराबर अहमियत दे रहे थे। वे लोकधर्मी आलोचक थे और संत परंपरा से उनका जुड़ाव रहा। लेकिन लोकधर्मी व्यक्ति, लोक में व्याप्त जो लोक और वेद के बीच का अंतर है, जब उसे पहचान लेता है,
तो वो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। और चौथीराम जी खड़े भी थे। जो शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के बीच के फर्क में उन्होंने वेद को नहीं, लोक को चुना। और उस लोक में वन्यजीवी जातियां भी हैं, सीमांत किसान भी हैं, भूमिहीन किसान भी हैं, मजदूर हैं, घरों में काम करने वाली औरतें हैं, रेड लाइट एरिया की औरतें हैं, किन्नर हैं और बंजारे हैं। मतलब आप ये समझिए कि एकदम जो आखिरी व्यक्ति है हाशिए के समाज का, उसकी भी वे चर्चा करते। प्रगतिशील चेतना से तो वे लैस थे ही, प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे, उसके संरक्षक मंडल में रहे। और बार बार वे फेसबुक पर जिस तरह से काशीनाथ जी के साथ अपने चित्र को लगाते थे, उसे पता लगता था कि उस दौर से ही वे प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रमुख स्तंभ थे, नामवर जी या काशीनाथ जी, उनके बीच शामिल थे। और बनारस से वे खास तौर से युवाओं को अपने विमर्श से जोड़ने की एक बड़ी ताकत थी। मुझे याद है कि मेरी रिसर्च स्कॉलर जो है, उसका जो लड़का जिससे शादी हुई, वो उनसे बहुत गहरे जुड़ा हुआ था। और वो बताता था कि जो युवा लेखक हैं, खास तौर से दलित या पिछड़े समाज के, वे बनारस जाते हैं तो उनके यहाँ जरूर जाते हैं। उनको उनसे ऊर्जा मिलती है, उनके लेखन से, उनसे मिल करके, उनकी वैचारिकी से उनको ऊर्जा मिलती। तो एक ऐसा व्यक्ति जो 80 पार कर चुका हो, एकदम नए लोगों से जुड़ जाता हो और नए लोगों के लिए वो प्रेरणा बनता हो, तो यह उस व्यक्ति की उपलब्धि कही जाएगी। तो चौथीराम जी न सिर्फ एक आलोचक के रूप में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक अध्यापक के रूप में, या फिर प्रगतिशील लेखक संघ के एक एक्टिविस्ट के रूप में, जिस तरह से भी आप उनकी चर्चा करेंगे, वे कभी कमतर नहीं बैठेंगे और हर जगह जाते थे। मेरी तो कई मंचों पर उनसे मुलाकात रही। जो उनके परिजन हैं, कंचन यादव जी ने वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीजी कॉलेज फाफामऊ इलाहाबाद में एक बड़ा सेमिनार किया था, वहां पे भी सर हम लोगों के साथ रहे। बाराबंकी में एक सेमिनार में हम लोग साथ रहे। और एक बार तो बड़ा, उनके एक विद्यार्थी रमाकांत नीलकंठ की किताब का विमोचन था, जगह नहीं मिल रही थी, तो हुआ कि उनके घर पे ही कर लेते हैं। चौथीराम जी लखनऊ में थे तो उन्होंने कहा मैं घर पे ही आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और चौथीराम जी घर पे आए तो जिसको कहते हैं ना, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एकदम से डाउन टू अर्थ। कभी भी उनके दिमाग में ये नहीं रहा कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद से वे रिटायर हुए हैं, या इतने बड़े वे बहुजन चिंतक हैं, इतने बड़े वे हाशिए के विमर्श के लोगों को राह दिखाने वाले, विमर्श की दुनिया में काम करने वालों को राह दिखाने वाले व्यक्ति हैं। कभी भी नहीं, कोई किंचित उनके मन में इसका भाव नहीं था। और फेसबुक पे बड़े सक्रिय थे। इसको लेकर एक बार गोपेश्वर सिंह से थोड़ा उनका विवाद भी हुआ था कि बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। गोपेश्वर सिंह ने उन पर टिप्पणी भी की थी कि चौथीराम जी को जब देखो तब फेसबुक पे रहते हैं। लेकिन वे फेसबुक को माध्यम बना करके अपनी बात कह रहे थे। अब आप देखिए कि जो आखिरी पोस्ट भी है, वे भी रमाशंकर विद्रोही को लेकर के, आसमान में धान बोने का संदर्भ, उनकी कविता को लेकर के। तो चौथीराम जी ने अपने को इस तरह से ढाल लिया था इधर कि जब भी इधर बाद के बहुजन चिंतकों की या हाशिए के विमर्श पर चर्चा करने वाले चिंतकों की चर्चा होगी, तो उसमें चौथीराम जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाएगा। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इधर 2 दिनों के भीतर सुरजीत पातर और चौथीराम यादव, 2 हम लोगों ने महत्वपूर्ण रचनाकारों को खोया है। मैं एक बार पुनः जनवादी लेखक संघ की ओर से और अपनी तरफ से भी सुरजीत पातर और चौथीराम यादव, दोनों लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी सर, निश्चित से सुरजीत पातर और ये प्रोफेसर चौथीराम हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से गोरखनाथ पांडे जी। गोरखनाथ पांडे जी, आप उनको किस तरीके से याद करना चाहेंगे?
अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही दीपान जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही बोले। नलिन जी नमस्कार। नलिन भाई नमस्कार। नलिन जी लगता है नलिन जी नहीं है। जी बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, नलिन चले गए हैं। चलिए, तो तिवारी जी मुझे कुछ कहना है? जी जी, आप उनको कैसे याद करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफदेह और एक ऐसी क्षति के लिए हम लोग इस दिन को एक दुखद दिन के रूप में याद रखेंगे कि हमारे बनारस प्रगतिशील लेखक संघ के संरक्षक और पूरे हिंदी जगत में, हिंदी समाज में एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए और लोक धर्मी आलोचक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले प्रोफेसर चौथीराम यादव जी हमारे बीच कल नहीं रहे। और यह आज हम उनको याद कर रहे हैं। दोपहर में हम सब, तिवारी जी भी, हम लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और वहाँ से ही उनको आज तो हम लोग अभी फेसबुक पर उनको याद कर रहे हैं और एक फिजिकल रूप में उपस्थित होने का बनारस के नागरिक समाज की ओर से एक आयोजन हम लोग परसों 4:30 बजे मैत्री भवन में करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी भी आमंत्रित होंगे। खास तौर से चौथीराम जी यादव को आज हम जब याद कर रहे हैं तो उनके कई रूप हमारे सामने उभर कर आते हैं। खास तौर से हम सर को उस समय से याद करते हैं कि जब मैं बनारस में लगभग 1993 के आसपास इलाहाबाद से एमए करके आया था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमने पीएचडी में दाखिला लिया था। तो उस समय से धीरे धीरे चौथीराम यादव जी को जानना, समझना, उनके साथ रहना, ये धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद खास तौर से पीडब्ल्यूडी में आने के बाद और जब मैं 2006 में इलाहाबाद से स्थायी रूप से बनारस में आया तो उसके बाद से सर का संरक्षण, उनका सानिध्य लगातार हम सबको मिलता रहा। और हम लोग खास तौर से चौथीराम यादव जी को एक शुरू से अगर देखें तो एक अच्छे अध्यापक के रूप में उनकी छप बनती है और विभाग में ऐसा कोई न तो प्राध्यापक मिला या न तो विद्यार्थी जो उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहे। वे एक अच्छे अध्यापक रूप में इतने तन्मयता के साथ, इतनी लगन के साथ अपनी कक्षा में पढ़ाते थे कि हर विद्यार्थी उनकी ओर एक तरह से आकर्षित हुआ चला आता था। तो उनका जो प्राध्यापकीय रूप है और लेकिन अवकाश प्राप्ति के बाद वे आलोचना के क्षेत्र में खास तौर से आते हैं और कई प्रसंगों में आदरणीय चौथीराम यादव जी ने आलोचना के क्षेत्र में आने का कारण भी बताया था मौखिक बातचीत में। और उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने आचार्य जयस्वत द्विवेदी पर आलोचना लिखी थी और उसको लेकर कुछ बहसें हुई थी, वाद हुए थे। और उसी के बारे में उन्होंने नामवर जी को जब पत्र लिखा तो नामवर जी ने उसके जवाब में उन्हें कहा कि जब आपने एक बार कलम उठा ली है तो इस कलम को कभी फिर बंद मत करिएगा। और चौथीराम जी बार बार इस चीज को रेखांकित करते थे कि नामवर जी की बात मुझे बहुत गहराई से चुभी और मैंने फिर अपनी कलम को और अपनी जुबान को आलोचना क्षेत्र में कभी रोका नहीं और पूरे धार के साथ, पूरे आवेग के साथ, पूरी एक तरह से ताकत के साथ वे जो सोचते थे वे कहते थे। और इसको लेकर के कई बार
जैसे एक बार बरेली में सर गए थे, तो उनकी बातों को लेकर उनको पचाना बहुत आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल ये है कि चौथीराम यादव जी अगर बोल रहे हों तो सामाजिक न्याय को लेकर के या आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिशील विचारधारा को लेकर के, तो उनकी बातों को सामान्य श्रोता बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते थे तो उनको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां होती थी, विरोध करते थे। लेकिन आदरणीय चौथीराम यादव जी कभी झुके नहीं, अपनी लाइन से कभी उन्होंने बदला नहीं, और लगातार वे अपनी उस लोक धर्मी परंपरा पर डटे रहे। और बाद के दिनों में तो हमने देखा कि चौथीराम यादव जी एकदम समाज के ऐसे ग्रास रूट आंदोलनों से जुड़े, जहां पर कि सामान्य रूप से एक साहित्यिक व्यक्ति, एक बौद्धिक समाज का व्यक्ति जाने में संकोच करता है। छात्र आंदोलनों में कई बार देखा गया कि चौथीराम यादव जी छात्र आंदोलन के अगुआ बनते हैं, जहां पर कि बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे साहित्यकार वो आगा पीछा सोचते हैं कि वहां हम जाएंगे तो सरकार की निगाह में आ जाएंगे, या कोई कहीं FIR न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। लेकिन चौथीराम यादव जी ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और जैसा भी नलिनी जी कह रहे थे कि बिल्कुल नवीनतम युवा पीढ़ी से का साथ जितना उनका लगाव, शायद यह था कि नामवर जी का लगाव, एकदम एक तरह से MA करता हुआ विद्यार्थी, शोध करता हुआ विद्यार्थी, या आंदोलन में भागीदारी करता हुआ विद्यार्थी जिस तरह से नामवर जी के साथ सहजता से संवाद कर लेता था, उसी तरह से आदरणीय चौथीराम यादव जी के साथ एक तरह से संवाद कर लेता था। कल बात हुई थी हमारे मित्र डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, आज एक बातचीत में वो चर्चा कर रहे थे, और बात सही थी कि चौथीराम जी यादव के यहाँ अगर कोई जाता था तो इतने सहज कि व्याख्यानों में तो बहुत बोलते थे, लेकिन घर पहुंचने पर एक तरह से वे बहुत ज्यादा अपने से नहीं बोलते थे। लेकिन अगर कोई मुद्दा छिड़ जाए तो वो कभी पीछे भी नहीं रहते थे, और चाहे उनके साथ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना वक्त बीते, और सर के चेहरे पर कभी नहीं होता था कि अब उन्हें लग रहा कि समय ज्यादा हो रहा है, अब आपको जाना चाहिए। और इतनी आत्मीयता के साथ, इतने स्नेह के साथ, तो एक उनका ऐसा रूप है जो एक आलोचक का रूप है। इसमें उनकी जो किताबें हमारे सामने उपलब्ध हैं, कम से कम 10 किताबें हैं, वे हिंदी आलोचना की जो दूसरी परंपरा है, उस दूसरी परंपरा की मील की पत्थर हैं, और उनका मूल्यांकन शायद आने वाले समय में और ज्यादा हो, और एक आलोचक के रूप में अपने रहते समय जितनी उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त की, जितनी प्रसिद्धि प्राप्त की, शायद कम लोगों को मिलता है। तो आज भी हम लोगों ने देखा कि उनकी यात्रा में इतने शहर के ज्यादा लोग एक तरह से शामिल हुए कि ऐसा बहुत कम होता है। तो यह चौथीराम यादव जी का एक जो समाज से उनका सरोकार है, समाज के ऐसे लोगों से जुड़ाव है जिन्हें कि हम सामान्य रूप से अपने निगाह से गुजर करके चलते हैं। तो एक साहित्यिक समाज में उनकी पैठ, एक छात्र आंदोलनों के बीच उनकी पैठ, एक समाज के प्रति उनकी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, प्रगतिशील आंदोलन के साथ वे लगातार हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो ये उनके व्यक्तित्व के ये सारे आयाम हैं, और इन आयामों को हम याद करते हुए और उन पर आगे ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, उनको याद करें, उनको पढ़ें, या जो उन्होंने अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर उतारा, उस रास्ते को हम अपने व्यवहार में कितना उतार सकते हैं, उनको याद करने की यही सार्थकता होगी। मैं वाराणसी प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से और पूरे नागरिक समाज की ओर से, अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, कि उनका बताया गया रास्ता हम लोग आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद जी। आप थोड़ा फ्रेम में आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के ये राज्य सचिव संजय श्रीवास्तव जी। संजय श्रीवास्तव जी उनके शिष्य भी रहे हैं,
और उस परंपरा का ये बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? तो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार संजय जी। सर, बहुत ही दुखद है हमारे बीच से चौथीराम जी का अचानक सुबह मुझे खबर लगी, तब से मैं हतप्रभ हूँ। एक हैरानी सी है, कैसे वो 10-15 मिनट के अंदर अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और 15 मिनट के अंदर सब कुछ। लेकिन उनके जाने से बनारस से एक ऐसे व्यक्तित्व को खोया है जो सड़क पर नौजवानों के बीच, किसान आंदोलन में, हर तरह के प्रतिरोध के आह्वान आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी, आप अपनी आवाज ठीक कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी, आप फिर से जुड़िए। तब तक जाएंगे डॉक्टर आनंद दीपायन। डॉक्टर आनंद दीपायन, आपकी स्मृतियों में आप प्रोफेसर चौथीराम जी को कैसे देखते हैं? अब वो तो हम लोग के विद्यार्थी जीवन के साथी थे, विद्यार्थियों के बीच में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर, जुलूस में, धरना में, प्रदर्शन में, हर जगह हम लोग के साथ रहा करते थे। ऐसे साहित्यकार प्रोफेसर चौथीराम यादव को आप कैसे याद करें दीपायन जी? धन्यवाद तिवारी जी। मैं सबसे पहले बहुजन संवाद के माध्यम से अपने साथी प्रोफेसर चौथीराम यादव जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उन्हें एक सामाजिक न्याय और प्रगतिशील धारा के योद्धा के रूप में याद करना चाहता हूं। आज जब हम चौथीराम यादव जी के इस शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे दुनिया के बड़े मार्क्सवादी ग्रामची याद आते हैं और उसमें चौथीराम जी को हम उस संदर्भ में बनारस और प्रगतिशील धारा के रूप में देखते हैं। ग्रामची इस बात को कहते हैं कि समाज में जो सांस्कृतिक वर्चस्व होता है वह दिखाई देता है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा होता है वह सांस्कृतिक विमर्श और सांस्कृतिक सत्ता दिखाई देती है, लेकिन जो भी सांस्कृतिक सत्ता और सांस्कृतिक विमर्श सत्ताधारी वर्ग का होता है उसके खिलाफ समाज के निचले पायदान से लेकर के और उसके नीचे तक एक लगातार जनता के बीच में विमर्श और संघर्ष की ज्वाला चलती रहती है। और एक ऐसा समय आता है जब जो सांस्कृतिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपायन जी। माइक लगता है म्यूट हो गया सर का। तो संबंध रहा। हाँ मुझे बोलिए ठीक है बोलिए। चौथीराम यादव जी से मेरा संपर्क 1980 से रहा है और मैं न तो हिंदी का छात्र था और न मैं एक साहित्य का पाठक था, ना मैं कोई साहित्य में मेरी कोई बहुत खास उस मंडली में मैं नहीं था। लेकिन चौथीराम यादव जी से मेरा जो संपर्क था वो सीपीआई का न्यू एज और मुक्ति संघर्ष जो अखबार आता था और हम लोग छात्र जीवन में जो अखबार बांटते थे तो उसमें चौथीराम यादव जी को अखबार देते थे। और नागार्जुन जी जब काशीनाथ सिंह जी के घर पर आते थे तो उसमें तमाम लोग जुड़ते थे। उसमें हम लोग भी काशीनाथ जी के घर पर, चौथीराम जी, दिनेश कुशवाहा, ये सब लोग हम लोग जाते थे और एक
जब भी कोई प्रगतिशील धारा की कोई गोष्ठी या विमर्श होता था तो उसमें हम लोग चौथी राम जी के से संपर्क में आते थे। कला संकाय प्रेक्षागृह में 90 के दशक के बाद से जो अनेक तरह के जो सेमिनार होते थे उसमें चौथी राम जी के साथ मुझे भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। मैं चौथी राम जी को 2-3 चरणों में याद करता हूं। मैं 1980 के चौथी राम यादव जी को, 1990 के चौथी राम यादव जी को और 2000 के बाद के चौथी राम जी को अलग अलग संदर्भों में मैं देखना चाहता हूं। आज जब मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। 80 के दशक में चौथी राम जी का जो भी विमर्श है वह एक खांचे में बंद करके जो प्रगतिशील धारा का जो विमर्श होता था और उस धारा के साथ जो है चौथी राम जी उसमें अपने को समाहित किए हुए अपनी बात करते हैं। लेकिन 90 आते आते चौथी राम जी अपने आलोचना और विमर्श की जो जमीन है उसको अपने तरीके से खोदते हैं, उसको गोड़ते हैं और संवारते हैं और उसमें अपने विमर्श की रूपरेखा खुद तय करते हैं। और यहाँ चौथी राम जी अपने तरह से समाज और साहित्य और राजनीति को लेकर के अपने विमर्श में वह नए सिरे से अपने व्यक्तित्व के साथ खड़े होते हैं, अपने समाज के साथ खड़े होते हैं। और यही वह दौर है जब पोस्ट मॉडर्निज्म और सामाजिक न्याय की धारा जब आगे बढ़ रही है तो चौथी राम यहाँ पर मुखर होते हैं। और यह परिवर्तन मैं चौथी राम जी के व्यक्तित्व में देखता हूँ। और विशेष करके जब वाटर फिल्म की शूटिंग हो रही थी बनारस में और जो संघर्ष हुआ था उसमें आनंद तिवारी जी भी हैं, फादर आनंद और तमाम जो कुंवर अग्रवाल जी जो नहीं रहे, काशीनाथ जी भी उसमें शामिल होते थे, ज्ञानंदपति जी शामिल होते थे। बनारस की जो एक वैकल्पिक सामाजिक राजनीतिक और साहित्यिक सोच की जो जमात थी उसमें चौथी राम जी एक प्रमुख भूमिका के रूप में आते हैं। और वहां भी मैंने देखा कि चौथी राम जी अपनी जमीन अपने तरह से तैयार करते हैं। और हाल के दिनों में चौथी राम जी ने अपने व्यक्तित्व में, अपने विचार में और अपने आलोचना के पक्ष में एक बड़े ही जुझारू तेवर के साथ अपनी बात को, अपने विमर्श को उन्होंने संगठित किया था। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चौथी राम जी जब भी अपनी कोई बात कहते थे, जैसा कि गोरखनाथ जी और नलिनी जी ने कहा, तो वह इस बात का कतई ख्याल नहीं करते थे कि सत्ता के वर्ग के द्वारा हमारे पक्ष और विपक्ष में क्या स्थिति होगी। वह अपनी बात बेबाक तरीके से कहते थे। और यहाँ मुझे चौथी राम जी साहित्य और राजनीति और समाज के विमर्श में खड़े होकर के मुझे यहाँ पर वह एक स्टेट्समैन की भूमिका में नजर आते हैं। और वह एक लंबी बात कहते हैं जिनकी बात, जैसा कि बरेली में गोरखनाथ जी ने कहा कि उनकी बात भले न सुनी गई हो, लेकिन वह जो उनका वक्तव्य है आने वाले 100 सालों तक उस दस्तावेज के रूप में रहेगा कि चौथी राम जी ने जब सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बात को लेकर के जब वह अपनी बात कहे तो उस बात का जो संदर्भ है वो आने वाले दिनों में, भविष्य में काफी दिनों तक रहेगा। चौथी राम जी की एक और महत्वपूर्ण बात है कि वह जो तमाम जो प्रगतिशील धारा से जुड़े हुए लोग जो यांत्रिक तरीके से देश, समाज, राजनीति और साहित्य को देखते और समझते थे, चौथी राम जी यहाँ पर अपने तरीके से देश, समाज, राजनीति, साहित्य को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मार्क्सवाद का जो यांत्रिकरण हो गया था तमाम तरह के मार्क्सवादियों के बीच में, चौथी राम जी इसमें भी यहाँ से वो आगे निकलते हैं और हिंदुस्तान की जो सामाजिक संरचना है, जो धार्मिक संरचना है, इसमें वह अपने पक्ष को नए सिरे से संवारते हैं। और जिस बात को ग्रामची जिससे मैं अपनी बात शुरू किया था कि सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ जो करंट, अंडर करंट चलता है, निचली धारा, नीचे से जो धारा चलती है, उसके नायक के रूप में, उसके प्रवक्ता के रूप में चौथी राम जी अपने समय और कालखंड में अपने बातों के द्वारा उस दौर की भाव भंगिमा और वैचारिक पृष्ठभूमि को वो सामने रखते हैं। और यहाँ पर जब ये आते हैं तो वेद और लोक के बीच में जो अंतर है उसको सीधे तरीके से वो समझते हैं। बहुत से हमारे जो मार्क्सवादी साहित्यकार हैं वो
भक्ति आंदोलन के संदर्भ को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं हिंदी आलोचना से मैं उतना मैं अपने को बहुत उसका प्रखर प्रवक्ता न समझते हुए एक विद्यार्थी के रूप में चौथीराम जी के से जिज्ञासा के रूप में जो मैं सोचा कि चौथीराम जी भक्ति आंदोलन के अंदर जो सामाजिक न्याय और हिंदुस्तान के पुनर्जागरण की जो संदर्भ था उसको ठीक तरीके से समझ करके उसकी जो पुनर्व्याख्या कर रहे थे और उसमें सामाजिक न्याय और जो इतिहास को समझने की जो एक नई दृष्टि प्रदान कर रहे थे चौथीराम जी, वो मुझे लगता है कि उनके जाने से उस तरह की दृष्टि से बनारस और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके कमी या खलेगी, क्योंकि हम जब भी सामाजिक न्याय के संदर्भ में जब उसके ऐतिहासिक विमर्श को शामिल करते हैं तो उसमें तमाम तरह के भटकाव आते हैं, जबकि चौथीराम जी वहां बगैर किसी भटकाव के वह एक समग्र रूप में सामाजिक न्याय और उसकी ऐतिहासिकता को लेकर के वो और उसमें मार्क्सवाद की जो पद्धति है उसको भी उसमें लागू करते हैं। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने चौथीराम जी को अपने बीच खोया है तो यह कमी हमेशा चौथीराम जी को कि जो हम लोगों के बीच में नहीं है वो लगेगी। लेकिन मैं यह मानता हूं कि दुनिया में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। 86 साल की उम्र में चौथीराम जी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जिस तरीके से जुड़े रहे और अपनी बात लगातार कहते रहे, विचार की जमीन को गोड़ते रहे और जनता के बीच में जुड़े रहे, थियरी और प्रैक्टिस को साथ साथ करते रहे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्रगतिशील धारा है, जो सामाजिक संदर्भ को नए सिरे से, सांस्कृतिक संदर्भ को नए सिरे से समझने की के से साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उसमें चौथीराम जी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हमेशा हमें यह मसाल के रूप में दिखाते रहेंगे कि आने वाले हिंदुस्तान की जो आहट है उसका रास्ता और उसकी वैचारिकी चौथीराम जी ने जो मसाल जलाया है उसी को लेकर के आगे बढ़ करके हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, साहित्य में बदलाव ला सकते हैं और हम हिंदुस्तान में एक नए समाज की संरचना कर सकते हैं। मैं अपने प्रिय साहित्यकार, मैं अपने प्रिय समाज सेवी, मैं अपने प्रिय मार्क्सवादी और मैं चौथीराम जी को का मैं छात्र नहीं रहा, मैं चौथीराम जी को हमेशा अपने कामरेड और साथी के रूप में याद करते हैं। और मुझे एक बात मैं संस्मरण करके अपनी बात मैं समाप्त करूंगा, क्यों वो युवाओं के बीच में चौथीराम जी हमेशा लोकप्रिय बने रहे। आनंद तिवारी जी हैं, उनको याद होगा कि जब 1982 में भारत बंद का आह्वान किया गया था पूरे ट्रेड यूनियन की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से, तो उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जो भी वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए छात्र संगठन थे वो काशीनाथ जी और चौथीराम जी के पास गए, क्योंकि हम लोगों के साहित्य हिंदी लेखन के ये लोग आदर्श थे। हम लोग इनसे गए मिलने के लिए कि आप लोग हम लोगों का एक पर्चा लिख दीजिए जिससे कि हम लोग उसको छपवा करके छात्रों के बीच में विश्वविद्यालय में बांटेंगे कि यह हड़ताल क्यों प्रासंगिक है। हम लोग 3 दिन, तिवारी जी हैं, हम हैं, संजीव सिंह हम लोग के साथ थे, पूर्वे थे, जगनारायण थे, ये तमाम लोग हम लोग चौथीराम जी के यहाँ जाते थे, हम लोगों को चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे। हम लोग कहते, उसके बाद से कहते थे कि गुरुजी वो जो पर्चा हम लोग का लिखना था उसका क्या हुआ, तो कहे कि आज इसको छोड़िए कल होगा। हम लोग 3 दिन 4 दिन गए, उसके बाद से तमाम आंदोलन के बारे में हम लोगों से वो बात करते थे कि आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हड़ताल क्यों हो रहा है, भारत बंद क्यों हो रहा है, क्या क्या इस पर पार्टी की लाइन है, ये सारी बात करते थे। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि पर्चा किसी से लिखवाइए मत, पर्चा आप नौजवान लोग हैं खुद लिखिए, भाषा और व्याकरण की जो त्रुटि होती है उसको आप अपने तरह से ठीक करिए, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, क्योंकि आंदोलन, आप लोग आंदोलन से जब जुड़े हुए हैं तो आंदोलन की दिशा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे और अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। मुझे लगता है कि यह जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में चौथीराम जी रहे और हम लोग आए, अपने सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने वो पर्चा ड्राफ्ट किया था और उस पर्चा को ड्राफ्ट करने के बाद से हम लोग
4 दिन बाद चौथीराम जी के पास लेकर के गए। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया पर्चा तो कुछ हो भी नहीं सकता, आप लोगों ने देखिए कितना बढ़िया लिखा। और सचमुच उस पर्चे को मुझे याद है, हो सकता है कि आनंद तिवारी जी के पास वो पर्चा, क्योंकि वो संकलन करते हैं, 1982 का वो पर्चा होगा। और जो पूरे बनारस में चर्चा का विषय हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चौथीराम जी नौजवानों के बीच में क्यों लोकप्रिय थे, क्योंकि वह नौजवानों को यह संदेश देते थे कि अपने विचार भूमि पर खड़ा होना सीखो, अपने पैर पर खड़ा होना सीखो और अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हुए सामाजिक बदलाव की लड़ाई में शामिल हो, तो वह लड़ाई पुख्ता होती है और वह विचार भी पुख्ता होता है। मैं अपने प्रिय साथी प्रोफेसर चौथीराम जी यादव जी को याद करते हुए मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे लगता है कि चौथीराम जी आने वाले दिनों में 100 साल तक जो सामाजिक न्याय और प्रगतिशील धारा आगे बढ़ेगी, उनके एक एक लिखे हुए वाक्य और जो भी उन्होंने वैचारिकी में काम किया है, वो हमेशा एक आधार स्तंभ के रूप में हम लोगों के सामने रहेंगे, आने वाली पीढ़ी के साथ रहेंगे और एक नई दिशा देते रहेंगे। मैं अपने प्रिय साथी जो हमसे अलविदा हो गए, मैं उनको प्रणाम करते हुए मैं उन्हें उनके उन कर्तव्यों को सलाम करता हूं और उम्मीद करते हैं कि नए हिंदुस्तान के बदलाव में जब भी होगा, हम चौथीराम को एक ऐतिहासिक नायक के रूप में याद करेंगे, आने वाली पीढ़ी याद करेगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें सादर नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको सलाम करता हूं। साथी प्रोफेसर चौथीराम हम लोगों के बीच से जा ही नहीं सकते। हम चलेंगे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के पास। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, अभी दीपायन जी ने जो कहा, जिस तरह से कि चौथीराम जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे और इस तरह युवाओं में उनकी उपस्थिति होती थी, जिस तरह उनकी दस्तक होती थी, हर तरह से प्रतिरोध के आह्वान में वो अपनी भूमिका सुनिश्चित करते थे। हमारे बीच इस समय बनारस में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी पीढ़ी का हो, जो एक गार्जियन की तरह हो, जो उस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सके। चौथीराम यादव जी ने सेवानिवृत्ति के बाद काफी कुछ लिखा पढ़ा। उनका आलोचनीय व्यक्तित्व बहुत खुल करके आया। उसके पूर्व अध्यापक की भूमिका में थे और अध्यापक की भूमिका में रहते हुए वो सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षक थे हिंदी विभाग के। दीपायन जी ने जब कहा तो उस समय की बात है, तब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये सुनता हूँ कि उनके साथ युवाओं का एक समूह, जमात हुआ करती थी। लेकिन ये कैंपस की बात है। वो कैंपस से बाहर, वो कैंपस के बुद्धिजीवी नहीं थे। चौथीराम यादव कैंपस से बाहर गांव गिराव, मोहल्लों के बीच, सामान्य जन के बीच अपनी हाजिरी देने वाले व्यक्तियों में थे। मुझे कई साल पहले की बात याद है कि कोरौता करके एक गांव लोहता के पास है, वहां के लोगों ने हम लोगों को बुलाया, चौथीराम जी गए और उन्होंने पूरे गवई अंदाज में लोगों को संबोधित किया और लगातार वो उनके बीच आते जाते रहे। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जिस तरह वो अपने गांव के लोगों के बीच जाना पसंद करते थे, सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना पसंद करते थे, उनकी बात करते थे। वो केवल साहित्य की चर्चा करने वाले विद्वान, एक अध्यापकीय व्यक्तित्व के एक व्यक्ति नहीं थे। उनका एक दायरा था जो उन्होंने नौकरी करते हुए हिंदी विभाग तक रखा था। वो लेखक के रूप में जहाँ थे वहां थे, वो एक एक्टिविस्ट राइटर के रूप में, इंटेलेक्चुअल के रूप में, अब कह सकते हैं वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। और इस रूप में जैसे कह सकते हैं कि आप लाल बहादुर वर्मा जी थे, जैसे आप देख सकते हैं रूपरेखा जी थी। इस तरह की जो भूमिका, एक शिक्षक को किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आना है, किस तरह से खुल करके आना है। आज के शिक्षक परिसर के बाहर आने, सत्ता के साथ मुठभेड़ करने से जिस तरह हिचकते हैं, खुलकर बोलने से जिस तरह हिचकते हैं, चौथीराम यादव उन लोगों में नहीं थे। बीएचयू गेट पर होने वाले लगभग हर धरना प्रदर्शन में जब बीएचयू के शिक्षक अंगुली पर गिन करके 2-1-3-2-4 लोग हुआ करते थे,
चौथीराम यादव उसमें सबसे आगे हुआ करते थे। थाने का घेराव करने वालों में, अस्पताल में किसी तरह का मामला हो, छात्रों की तरफ से हो या कई कई ऐसे प्रसंग थे, आप लोग सब जानते हैं, उन सब में उन्होंने भूमिका अदा की। और छात्रों का एक बार आंदोलन प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया, उसको खत्म करना मुश्किल हो गया। यादव जी को बुलाया गया, उन्होंने बच्चों को समझाया और बच्चों ने आंदोलन वापस ले लिया। तो ये उनका व्यक्तित्व था। वो कबीर की तरह, कबीर के शहर में ऐसे व्यक्ति थे जो सबका आह्वान करते थे कि लिए लुकाठी हाथ चलो हमारे साथ, वो सबको लेकर के चलने के लिए वो जन आंदोलन के सहचर थे, अगुआ थे। जिस समय में हम लोग हैं, जब आंदोलन अपनी भूमिका खो चुका है, जब आज आंदोलनों की बात कही जाती है, आंदोलन है ही नहीं हमारे समय में। हमारे समय में आज प्रतिरोध की बात करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे समय में चौथीराम यादव जी प्रतिरोध की बात करने वालों में, ईमानदारी से दर्शित होकर के आगे रहने वालों में थे और उन्होंने वो भूमिका अदा की। कभी किसी भी तरह से उन्होंने किसी चुनौती को झेलने में अपने को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने हर खतरे उठाए। उसके लिए बहुत सारे ऐसे अवसर आए, जैसा गोरख जी कह रहे थे, दीपायन जी भी कह रहे थे, और वो जो भी हुआ हो, जहां हुआ, विरोध करना, विरोध तो होगा ही। हम जिस समय में हैं यहाँ और भी विरोध है, लेकिन यादव जी को लोगों ने समझाया। इलाहाबाद में एक आयोजन था 2 साल पहले, वहां उन्होंने शिक्षा नीति पर भाषण देते हुए कह दिया कि आज संघ से संचालित होकर के शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अखबार की हेडिंग बन गई। लोगों ने कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं, सरकार के लोग क्या सोचेंगे। उनका इससे क्या होता है, हमें तो कहना है, कहेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें थी जो उनके लिए एक सीधे सरल व्यक्तित्व, लेकिन बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले, एक ऐसा अध्यापक जो जनता को जागरूक कर सकता है, जो जनता को शिक्षित कर सकता है। केवल क्लासरूम में वो टीचर नहीं होता, वो टीचर पूरे समाज के लिए। चौथीराम यादव इस तरह के व्यक्ति थे। उनकी कमी हमारे लिए बड़ी कमी है। उन्होंने हिंदी आलोचना की बात की जाए तो उसमें एक ऐसी बधारा, जो लोक धर्मी परंपरा के वो आलोचक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये दूसरी परंपरा की बात की। दूसरी परंपरा के आलोचक नामवर जी ने कहा, उन्हें दूसरी परंपरा का आलोचक और दूसरी परंपरा की आलोचना की बात की, उसमें बड़े कंट्राडिक्शन थे। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में वो एक संवाद और उसके बहुत सारे मुद्दे उठे। लेकिन तीसरी शक्ति जो लोक धर्मी चेतना को आगे बढ़ाती है, साहित्य में हाशिए का समाज, अस्मितावाद की बात की जाती है। हमारे मार्क्सिस्ट आंदोलन में, मार्क्सिस्ट विचारधारा में अस्मितावाद की क्या गुंजाइश बनती है। भारतीय बुद्धिजीवी, भारतीय मार्क्सवादी अस्मितावाद को लेकर के क्या सोचते हैं। एक समय था जब इसके बारे में कोई सवाल हम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन सबसे आगे हैं वो लोग। चौथीराम यादव, जिसमें उन्होंने इस बात को उठाया, यदि इसे हम छोड़ेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। और अपने हिसाब से इस चीज को साबित होते हुए हम लोगों ने देखा। अगर आज उस अस्मितावाद की आप अनदेखी करते हैं, आप उस अस्मितावाद को लेकर के अपने अपने तार्किक शरण को सामने नहीं रखते हैं, उसका कोई विश्लेषण आपके पास नहीं है, उसके संबंध में आपका कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो उस हाशिए के समाज को आश्वस्त कर सके, आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। उन्होंने यही बात लोक और वेद आमने सामने भी रखा। लोक और वेद आमने सामने नाम से ही एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो ज्ञान समाज की दुर्विसंधियों को, ज्ञान समाज में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करती है और ये बताती है
ये जो समाज है अस्मितावादी जहाँ है, उनकी भी बात साहित्य के अंदर होनी चाहिए। साहित्य में एक स्वर होना चाहिए जो नेपथ्य में है, जो छुपा हुआ है, जो कभी आया नहीं सामने। तो मार्क्सवाद ने इस बात को नोटिस किया तो अपनी जिस सैद्धांतिकी के सहारे किया था, उससे आगे बढ़ करके उसका नया अध्याय सामने रखने की जरूरत है। तो उसको कैसे रखा जाए, बहुजन समाज वैचारिकी नाम से उन लोगों ने रखा, और चौथीराम यादव ने इसकी बहुत गहरी पैरोकारी की और इसे उन्होंने सामने रखते हुए बात अपनी कही। तो बार बार नेटवर्क बाधित हो रहा है, आज बहुत कुछ कहने की स्थिति नहीं है। हम लोग यादव जी को याद कर रहे हैं, उनकी कमी खलेगी, लेकिन जो उनके विचार हैं, उन्होंने जैसे कहा था कि भाई जात नहीं जमात की बात करो, तो ये जो इस तरह का उन्होंने अपनी बातों से एक नारा दिया, जो उन्होंने जगाने का काम किया, जिस तरह के सचेतक की भूमिका में हो रहे, वो हमें उसकी शिद्दत से कमी महसूस होगी। उम्र है और सबको जाना है, सही है। यादव जी ने अपने कर्तव्य का भरपूर निर्वहन किया, अपनी भूमिका का पर्याप्त निर्वहन किया, लेकिन इस कठिन समय में अभी उनकी जरूरत थी। काश वो हमारे बीच अभी और रहते और हम उनके साथ अपने काम को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ये नियत, ये समय है, विडंबना है कि ऐसा हो नहीं सकता। चौथीराम जी का साथ अब नहीं है, लेकिन हमें उनसे कहीं न कहीं से साथ, उनसे सीख जो मिली है, जिस तरह हमें साहस के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए, जब देश में फांसीवाद का संकट है, जब देश में एक अजीब तरीके का संकट है, अधिनायकवाद का संकट है, जनता के बीच में खुल करके बातचीत को कहने का, रखने का, समझाने का एक बहुत बड़ा संकट है, उस समय चौथीराम यादव हमारे आइकॉन थे। अब वो नहीं है, हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। उनकी पुस्तकें हैं, उन्हें जनता तक ज्यादा से ज्यादा, अब तो वो इतिहास पुरुष हो गए हैं और उनकी भूमिका जो रही है इस उम्र में, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, और लगातार दौड़ना, लोगों तक जाना, अपनी बात रखना, ये बहुत कठिन था, लेकिन यादव जी ने कर दिखाया। आप टेक्नोलॉजी को देखिए कि वो एक एक पल नोटिस करते थे और इसी सोशल मीडिया पर अपनी हाजिरी देते थे, उस पर अपनी बात कहते थे। ये उनके अंदर की बेचैनी थी, छटपटाहट थी, एक ऐसी छटपटाहट, एक ऐसी बेचैनी जिसने उन्हें जब तक जो जिंदा रहे तब तक बेचैन किया, अंदर से तोड़ा। कल जाते जाते समय तक उन्होंने मदर्स डे पर लिखा, उसके पहले उन्होंने लिखा, उसके पहले लिखा, मृत्यु की कोई आशंका नहीं, मृत्यु अचानक चुपके से आती है और वो उसके साथ चले जाते हैं। हम आदरणीय चौथीराम यादव की स्मृति को नमन करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको इतने सम्मान, उन्हें वो सारे सम्मान जिस तरह से उनको दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के बीच और तमाम तरह के तबकों के बीच जिस तरह स्वीकार्यता मिली, जिस तरह से सम्मानित किया गया, इस बात का सूचक है कि हमारे समय के बुद्धिजीवी सिर्फ किताबों में ना हो, सिर्फ बहसों में ना हो, जनता के बीच उतरें, अपनी बात को वहां खुल करके कहें, साहस करें, उस मुश्किल को उठाने का जज्बा उनके अंदर हो, ताकि समय के खतरों को हम देख सके, उसके सामने आ सकें। जी, मैं यादव जी को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मैं सादर नमन करता हूँ। प्रसाद धूमकेतु जी जुड़ गए हैं।
हम चाहेंगे कि संक्षेप में अपनी ये प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे कि आशीष त्रिपाठी जी आप उनको कैसे याद करेंगे, चौथीराम यादव जी को? मैं चौथीराम जी के बारे में बात करते हुए मुझे ये याद आता है कि उनके व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं जिनमें हम में से बहुत सारे लोग याद करते हैं, उनको याद कर सकते हैं, याद करते रहेंगे। पहला रूप तो एक शिक्षक का है, दूसरा रूप एक आलोचक का है और तीसरा एक बुद्धिजीवी कार्यकर्ता का है। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं आया था तब भी एक शिक्षक के रूप में, एक आलोचक के रूप में प्रोफेसर चौथीराम यादव को जानता था और उनके काम से मेरा सघन परिचय था। एक अध्यापक के रूप में उनकी जो लोकप्रियता है उससे मेरा ज्यादा परिचय बनारस आने के बाद हुआ और मैंने ये पाया कि हिंदी विभाग में बहुत सारे लोग बड़े रचनाकार, अध्येता या आलोचक के रूप में रहे हैं, लेकिन शिक्षक के रूप में जैसी लोकप्रियता चौथीराम यादव को उनके जमाने में हासिल हुई वैसी बहुत कम या शायद किसी को भी हासिल नहीं हुई उनकी पीढ़ी में। उनके बाद के लोगों में हम प्रोफेसर अवधेश प्रधान का नाम ले सकते हैं। तो बनारस में रहते हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए मुझे ये बात गौर करने में वक्त नहीं लगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण जिन महान शिक्षकों के कंधों पर रहा, उन महान शिक्षकों की जो परंपरा है जिसमें लाला भगवान दीन हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, केशव प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इस परंपरा में, इस श्रृंखला में प्रोफेसर चौथीराम यादव का नाम लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए। हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि बड़े आलोचक और अध्येता होने के बावजूद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति को शिक्षक के रूप में वो लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जो उनके जमाने में लाला भगवान दीन या श्याम सुंदर दास को हुई, या केशव प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के जमाने में और भी शिक्षक विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन जैसी लोकप्रियता इन दोनों शिक्षकों को प्राप्त हुई। नामवर जी पर लिखते हुए काशीनाथ सिंह ने घर का जोगी जोगड़ा में इस प्रकरण को पर बहुत विस्तार से लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किन 3 शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है नामवर सिंह के निर्माण में। तो ये परंपरा है महान शिक्षकों की, जिसमें मैं कहूंगा कि केशव प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान शिक्षक हैं, उसी श्रृंखला में प्रोफेसर चौथीराम यादव का नाम लिया जाना चाहिए। हम जब उनके तीसरे रूप के बारे में बात करते हैं, जिससे वो भारत भर की लोगों से जुड़ सके और भारत भर के लोगों ने उनसे जुड़ाव अनुभव किया, उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स, जिस तरह की एक भावना फेसबुक पर या दूसरे सोशल मीडिया माध्यमों पर भारत भर के लोगों ने प्रकट की, ये वो लोग नहीं है जो चौथीराम यादव जी के सीधे क्लासरूम के शिष्य, लेकिन ये जो इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोफेसर चौथीराम यादव को वक्ता के रूप में बोलते हुए सुना। तो ये जो वक्ता है प्रोफेसर चौथीराम यादव का, ये मूलतः उनके शिक्षक से निकला हुआ है। इसलिए आप चंडीगढ़ जाएं, इसलिए आप पश्चिम बंगाल जाएं, इसलिए आप जम्मू कश्मीर जाएं, इसलिए आप गुजरात जाएं, महाराष्ट्र जाएं, चौथीराम यादव जी की जो लोकप्रियता है और जो उनके प्रति एक भावना है लोगों की, उसमें उनके वक्ता रूप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमने उन्हें पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने उन्हें सुना है। ऐसी बातें हम इससे पहले नामवर जी के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में हम सुनते रहे हैं। तो ये जो चौथीराम यादव का ये जो पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने विभिन्न विषयों पर जो व्याख्यान दिए हैं, जिस तरह से लोगों से संवाद किया है और जिस तरह से लोगों को जोड़ा है हिंदी से और हिंदी की प्रगतिशील चेतना से, प्रगतिशील वैचारिकी से, उसमें उनके शिक्षक रूप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये एक तरह से प्रोफेसर चौथीराम यादव के शिक्षक रूप का ही एक विस्तार है, जिसमें उन्होंने अपनी सामाजिक कार्यकर्ता को, अपने बुद्धिजीवी कार्यकर्ता को जोड़ दिया है। तो लोग उन्हें एक बुद्धिजीवी कार्यकर्ता के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट के रूप में याद करते हैं, लेकिन याद करने के पीछे जो मूल बात है वो उनका शिक्षक है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये जो उनका बुद्धिजीवी कार्यकर्ता रूप है, जो खासतौर पर पिछले 2 दशकों में, 2 दशकों से थोड़ी ज्यादा में उभर कर आया है, इस दौर में जो चुनौतियां हिंदी समाज के सम्मुख और भारतीय समाज के सम्मुख हैं, उन चुनौतियों को समझने में, उन चुनौतियों के प्रति एक खास तरह की चेतना का निर्माण करने में जिन लोगों की भूमिका है, उनमें चौथीराम यादव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वे चुनौतियां कौन सी हैं? वो चुनौतियां हैं भूमंडलीकरण की चुनौती, जिसने हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने को, हमारी सामाजिक संस्थाओं को, हमारी पारिवारिक, हमारे संबंधों को, हमारी चेतना के विभिन्न रूपों को बहुत गहराई से, बहुत भीतर तक प्रभावित किया। दूसरी चुनौती फासिबाद की है, जिसमें धार्मिक पथमुल्लापन, सांप्रदायिक धर्मांधता और एक राजनैतिक, एक जो उसके पीछे पहल कदमी है, सब शामिल होकर एक शक्ति बन जाते हैं। और ये जो हिंदी क्षेत्र में काम करने वाली जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनको बहुत अधिक बल मिलता है पुरातन रूढ़िवादी सामंती शक्तियों से और नई विकसित हो रही कॉर्पोरेट शक्तियां। ये जो पिछले 1 दशक 1.5 दशक का जो अंधेरा भारतीय समाज में छाया है, इस के निर्माण में इन दोनों का एक सुचिंतित गठजोड़ है। हमारे जमाने का भूमंडलीकरण, हमारे जमाने के फासीवाद को, और हमारे जमाने का फासीवाद हमारे जमाने के उच्छृंखल अमानवीय क्रूर पूंजीवाद प्रोत्साहित करता है। ये जो अमानवीय, प्रकृति विरोधी, मनुष्य विरोधी, समाज विरोधी गठजोड़ है, इस गठजोड़ को ताकत देने वाली जितनी सामाजिक शक्तियां हैं, उनके विरुद्ध थी प्रोफेसर चौथीराम यादव की चेतना। इसीलिए उन्होंने समाज की रूढ़िवादी शक्तियों पर, सामंती शक्तियों पर, अभिजनिक शक्तियों पर गंभीर आक्रमण किया, और उन्होंने परंपरा का एक बिल्कुल नए तरह का विश्लेषण भी, जो पिछले 100 सालों में हो रहा था, उसको आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूं कि हिंदी समाज उन्हें एक बहुत ही जागरूक, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट के रूप में लंबे समय तक याद करेगा, जिसके निर्माण में चेतना की और पिछले 3 दशकों में उभरी हुई ये जो बहुजन समाज की चेतना है, दलित चेतना है, आदिवासी चेतना है, स्त्री चेतना है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसका है। प्रोफेसर चौथीराम यादव का जो इंटेलेक्चुअल रूप है, जो उनका बुद्धिजीवी रूप है, उस बुद्धिजीवी रूप को समझने के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोफेसर चौथीराम यादव का सामान्य चेतना प्रगतिशील चेतना है, लेकिन प्रगतिशील चेतना हमारे युग के पिछले 3-3.5 दशकों में उभरी हुई नई चेतनाओं के साथ एक संवाद करने की जरूरत आन पड़ी थी। तो बहुजन चेतना के साथ, दलित चेतना के साथ, आदिवासी चेतना के साथ, स्त्री चेतना के साथ, संप्रदाय विरोधी